हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको कॉमर्स से जुड़े हुए सारे टॉपिक्स मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो जो भी बीबीए के स्टूडेंट हैं या एमबीए के स्टूडेंट हैं या बीकॉम के स्टूडेंट हैं या फिर यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं जिनको भी बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है, वो इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो उनकी चीजें या कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक मैं बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके 3 वीडियोस ऐड कर चुकी हूँ। आज हम चौथा वीडियो ऐड करने जा रहे हैं जो कि है आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो अगर हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो वही आज हम इस टॉपिक में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई, ठीक है, क्यों पॉलिसी की जरूरत पड़ी, क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 उसमें क्या क्या चीजें हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पॉलिसी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारी सिचुएशन थोड़ी खराब होने लगती है, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया 1991 का, इसका रीजन ये था क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो काफी स्लो हो गया था और अनसेटिस्फैक्टरी हो गया था। क्यों? क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम हो गए थे, ठीक है। इनफैक्ट हम जो है केवल अपनी कंट्री में ही रह के बिजनेस कर सकते थे, हम पूरा ग्लोबल लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकते थे बिफोर मतलब 1991 के पहले की जो सिचुएशन थी, ठीक है। तो इसीलिए हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो गई थी, हमारा बीओपी काफी डिक्लीन हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस थे। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जब कम हो जाती है तब हम जो है रिफॉर्म्स लाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इनइफिशियंसी इन पब्लिक इंटरप्राइजेस, जो हमारी पब्लिक इंटरप्राइजेस थी वो इनइफिशियंट हो गई थी, उसके काम सही से नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इन्फ्लानेशरी प्रेशर क्रिएट हो रहा था, इन्फ्लानेशन की स्थिति हो गई थी और इंटरनल डेप्थ लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई थी हमारी जीडीपी के 53% के ऊपर, ठीक है। तो मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ काफी हद तक बहुत स्लो हो गई थी और अदर कंट्रीज का हमें एक्सपीरियंस लिया, फिर जाकर के कोई नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ले आया गया, ठीक है। तो चलिए अब हमें पता चल गया कि हमारा न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म या पॉलिसी क्यों लाई गई। अब समझते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली एक इकोनॉमिक रिफॉर्म है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को सही करने के लिए या इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991। तो जैसा कि हमें पता ही है कि एनईपी 1991 में लाई गई टू रिस्पॉन्ड टू अ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गई थी या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई थी, उन सबको खत्म करने के लिए, ये सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये हमारी एनईपी 1991 लाई गई, ठीक है। तो द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज लॉन्च्ड फॉर्मली बाय द, तो इसको किसने लॉन्च किया? इसको फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया। और उस टाइम पे हमारे लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव के अंडर में इन्होंने ये पॉलिसी लॉन्च की, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि एनईपी 1991 किसने लॉन्च किया, तो याद रखिएगा ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया है, वो भी पीवी नरसिम्हा राव के लीडरशिप के अंडर में। वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के उस टाइम पे, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं। तो अगर हम एनईपी की बात करें तो एनईपी ज्यादा फोकस किस पे करती है? ये हमारी 3 चीजों पे फोकस करती है। एलपीजी पे ज्यादा फोकस करती है, ठीक है। तो अगर हम एलपीजी की बात करें तो हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है उस पर ज्यादा फोकस करती है हमारी एनईपी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे समझेंगे। तो डी लाइसेंसिंग की जो है, डी लाइसेंसिंग की सिचुएशन यहाँ पे लाई गई। फीचर्स ऐसा हुआ कि डी लाइसेंसिंग हुई, केवल 6 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनके ऊपर लाइसेंस लगाया गया, बाकी सब को जो है फ्री कर दिया गया एनईपी के बाद, ठीक है। एंट्री ज्यादा हो गई प्राइवेट सेक्टर में, यानी हमारा जो पब्लिक सेक्टर है उसका रोल कम हो गया और ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राइवेट सेक्टर पे किया गया कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो इनइलास्टिक हो गया था, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनइफिशियंट हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फीचर कह रहा है कि लिबरलाइजेशन इज अ टेक्निकल एरिया। तो लिबरलाइजेशन क्या है? टेक्निकल एरिया है जिसमें हम गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी परमिशंस को हटा देती है या डी लाइसेंसिंग की सिचुएशन क्रिएट कर देती है कि आपको ज्यादा रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट हम देखते हैं सेटिंग अप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो FIPB को जो है सेट किया गया, जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सके। दिस बोर्ड वाज सेट अप टू प्रमोट एंड ब्रिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ज्यादा से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सके इंडिया में, इसलिए इस बोर्ड को सेटअप किया गया। क्योंकि हमें पता है कि NEP के पहले की जो सिचुएशन थी, वहां पे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी कम हो गया था, हमारे ऊपर 53% का डेप्थ भी हो चुका था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ज्यादा सेटअप किया गया। ठीक है, तो अगर हम NEP के फीचर्स की बात करें तो इसमें हमारी LPG की पॉलिसी आई। ठीक है, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया गया और हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया। फॉरेन एक्सचेंज प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए अब हम इसके 3 मेजर कंपोनेंट्स समझते हैं हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका, जो कि हमारा LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो अगर हम लिबरलाइजेशन की बात करें तो ये लिबरल से बना है, यानी जब आपको आपके ऊपर ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगाए जाते, मतलब आपको एक फ्री पॉलिसी दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वही क्या कहलाती है, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहलाती है। ठीक है, अगर हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो इसके मतलब नाम से ही क्लियर है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज को बढ़ाना, वही क्या कहलाएगा, प्राइवेटाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि ग्लोबल लेवल पे हम अपने बिजनेस को कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा कि ग्लोबलाइजेशन करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड से जो है बिजनेस करना। ठीक है, चलिए तो मेनली ये 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करती है। तो पहली पॉलिसी क्या आई कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई। तो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि कंट्रोल को रिमूव करना, रिमूवल ऑफ कंट्रोल एंड नॉट ऑफ रेगुलेशन टू इनकरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इसमें सिर्फ कंट्रोल को रिमूव करना या रेगुलेशंस को हटाना ही नहीं आता है, बल्कि इसमें कोटा को एंड करना। ठीक है, मेनी मोर रेस्ट्रिक्शंस को हटाना which were put on industries before 1991। तो 1991 से पहले जो इंडस्ट्रीज पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, जो कोटा और टैरिफ्स लगाए जाते थे, उनको खत्म करना भी लिबरलाइजेशन में आ जाता है। ठीक है, इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइज्ड इन द फॉलोइंग वे। तो इंडिया की कंपनी कैसे लिबरलाइज हुई, चलिए देखते हैं। तो कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रह गई ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता था, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखी गई। जबकि पहले क्या होता था कि पहले जो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी उस हिसाब से आपको बिजनेस करना होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई, आप अपने हिसाब से अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को कर सकते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसिंग, मतलब अब हम अपने हिसाब से बिजनेस भी कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी हुई। मतलब यहाँ पे भी जो टैरिफ्स और कोटाज लगाए जाते थे उसको हटा दिए गए कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट कर सके। इंपोर्ट पे थोड़ी पॉलिसी या रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, लेकिन एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई। ठीक है, इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए जो है इजी कर दिया गया या प्रोसीजर सिंप्लीफाई कर दिया गया हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सीधी सी बात है, जब हम एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हटा देंगे तो हम पूरी फ्री तरीके से हमें फ्रीडम मिल जाएगा कि हम कैसे मूवमेंट करें गुड्स या सर्विसेज का। ठीक है, जो कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कहती है। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हमें फ्रीडम मिल गया कि हम अपने हिसाब से अपने गुड्स या सर्विसेज की प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये है आपकी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी। चलिए अब हम समझते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट कंपनीज डेवलप करते हैं या प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ाते हैं। ठीक है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फ्रॉम द पब्लिक टू द प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक से प्राइवेट सेक्टर की तरफ ट्रांसफर होना ही प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। It refers to giving a greater role to private sector and reducing the role of the public sector। तो प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना। ठीक है, टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स। तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप किए, तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ पब्लिक सेक्टर में, यानी ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIE का सेटअप हुआ, सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इस बोर्ड को सेटअप किया गया टू रिवीव सिक यूनिट्स इन अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज सफरिंग लॉस। तो ऐसी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जिसमें लॉस सफर हो रहा था, लॉस में जा रही थी कंपनी, उसको रिव्यू करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए BIE का
सेटअप किया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन का। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के स्टेक पे डिल्यूशन किया गया, मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रहे थे। मोर देन 51% शेयर्स देन, ठीक है, तो 51% शेयर्स उसमें गवर्नमेंट के होते थे। इट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर करना चाहते हैं, पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए 51% शेयर गवर्नमेंट के होने चाहिए, तभी हम उसको एज अ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमारी जो पॉलिसी आई वो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई। इट रिफर्स टू द शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? रिसोर्सेज का शेयर करना, ठीक है। Till 1991, India government was following strict policy regarding import and foreign investment. तो 1991 से पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते थे, लाइसेंस होते थे इंपोर्ट्स के लिए, टैरिफ्स होते थे, रेस्ट्रिक्शंस होते थे। लेकिन जब हमारी न्यू पॉलिसी आई तो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, कि ज्यादा से ज्यादा ग्लोबलाइजेशन किया जाए, यानी इंडिया अपनी कंट्री में रह के दूसरी कंट्री से ज्यादा बिजनेस कर सके, ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए। तो इसमें इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ, यानी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया सारे रेस्ट्रिक्शंस कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट पे। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया, यानी फेरा आया, और फेरा को रिप्लेस कर दिया गया फेमा से, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया फेरा को, ठीक है। तो फेरा और फेमा क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने अपने चैनल पे बताया है, आप सर्च कर सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। फेरा वर्सेस फेमा लिख करके बाई कॉमर्स बाई हर्षिता, तो आपको मिल जाएगा। चलिए, तो रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, टैरिफ स्ट्रक्चर का रेशनलाइजेशन किया है, यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की गई, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी को भी रिडक्ट किया गया, कम किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्रीज एंड पॉलिटिकल बाउंड्रीज रिमेन नो बैरियर फॉर बिजनेस एंटरप्राइज। तो ग्लोबलाइजेशन के आने से क्या हुआ कि अब हम अपनी कंट्री में रह के दूसरी कंट्री से बिजनेस बड़े आसानी से कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रह गई, ठीक है। होल वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज। तो पूरा वर्ल्ड मिल करके एक साथ बिजनेस कर सकता है जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आ गई तो, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके क्या इफेक्ट हुए। तो अगर हम इफेक्ट की बात करें तो कुछ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि हमारी जीडीपी ग्रो कर गई, हमारा एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो गया, एक्सटेंशन प्राइवेटाइजेशन बढ़ गया, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया, पर कैपिटल इनकम हमारी इंक्रीज हो गई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब हम अदर कंट्रीज से भी बिजनेस कर सकते हैं, और एटीट्यूड का रेस्ट्रिक्शन हो गया, यानी कि हमारी रेस्ट्रिक्शंस कम हो गई। निगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा निग्लेक्ट कर दिया गया, गरीबी में कोई भी चेंजेस नहीं आया, क्योंकि जो लोग ग्रो कर रहे थे बस वही ग्रो कर रहे थे। अनएम्प्लॉयमेंट वैसा ही का वैसा ही रहा, एडवर्स इफेक्ट हुआ सेविंग पे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया क्योंकि हम मल्टीनेशनल लेवल पे बिजनेस करने जा रहे थे, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी इंडिया की उनको बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा, ठीक है, क्योंकि अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो तो फॉरेन बिजनेस कर नहीं सकती थी, ग्लोबल लेवल पे आ नहीं सकती थी, तो उनको तो अपने देश में अपने शहर में ही रह करके काम करना था, ठीक है। तो इसलिए जब ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो उनको काफी दिक्कत हुई, उनका इफेक्ट काफी स्लो हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल कॉमर्स बाय हर्षिता पे इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।